नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास एपिसोड में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं चटपटी और रोचक खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। यूपी में चुनावी मौसम स्टार्ट हो गया है। बरसात भी खूब तेज है, दल भी दलदल बन गए हैं और इस दलदल के माहौल में कई सारे विधायक दल बदल करने को तैयार हैं। अब ताज़ा मामला बेहद चर्चित विधायक सीतापुर के राकेश राठौर का आया है, जिन्होंने बीजेपी से बगावत कर रखी है और उनकी बगावत पहले से चली आ रही है। अब उन्होंने खुलेआम समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात करके सपा की नीतियों की खूब तारीफ की और अपनी तस्वीरें भी उनकी सोशल मीडिया पर जारी हुई। राकेश राठौर बीजेपी के ऐसे पहले विधायक हैं जिन्होंने खुलेआम पार्टी से बगावत करके समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। इस लाइन में उनके पीछे बहुत सारे हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर का महीना जब करीब आए तब सपा की ओर चला जाए। लेकिन राकेश राठौर तो पहले भी कई मामलों में चर्चित रहे हैं। कोरोना काल में जब ताली थाली वाला उनका ऑडियो वायरल हुआ था तो पूरे देश नहीं विदेश तक में लोगों ने उनको जान लिया कि वो राकेश राठौर कौन है। उन्होंने ताली थाली बजाने वालों की तुलना तीसरे जेंडर से कर डाली थी और भाजपा की नीतियों की जमकर उन्होंने आलोचना की। इतना ही नहीं, वो राज्य सरकार की तमाम सारी योजनाओं की भी आलोचना करते हैं। पीएम और सीएम पर भी उन्होंने काफ़ी सारे निशाने साधे हैं। उन्हें यह अच्छी तरह से पता है कि अब की बार पार्टी उनको टिकट नहीं देगी, तो लिहाजा उसके टिकट के इंतज़ार से अच्छा है कि नया ठिकाना तलाश लो। तो फिलहाल उन्होंने अब अपनी नई राह चुन ली है। उन्हें इस बात का भी डर नहीं है कि सरकार या पार्टी उनके साथ क्या सलूक करेगी। राठौर ओबीसी समाज से आते हैं। वो अपने समाज के उपेक्षित होने का लगातार आरोप लगाते रहे कि उनकी कोई सम्मान नहीं है, पूछ नहीं है, और यही वजह है कि उनको पार्टी में गाए बगाए बोलने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन राकेश राठौर कोई अकेले व्यक्ति नहीं है, उनके पीछे एक लंबी लाइन है। अगर लखनऊ मंडल में ही आप देखें तो हरदोई के ही कई विधायक गाए बगाए अपनी पीड़ा, अपनी परेशानी, सरकार की नीतियों, अफसरों की कार्यशैली को सोशल मीडिया पर जनता में खुल के बोलते हैं। शायद उन्हें भी बगावती माना जाएगा और पार्टी भी उनको आइन मौके पर हो सकता है गच्चा दे। लेकिन जो कई घाट का पानी पिया हो वो भी कम होशियार नहीं है। वो भी इसी ताड़ में लगा है कि तुम गच्चा दो, उससे पहले हम अपना रास्ता तय कर लेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लोग बीजेपी से टूट रहे हैं या दूसरे दलों से, उनकी फर्स्ट चॉइस इस समय समाजवादी पार्टी बनी हुई है। उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई सरकार बना सकता है तो अखिलेश यादव सरकार बना सकते हैं। यही वजह है कि विधायकों की एक बड़ी संख्या थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में लगी हुई है। वो आने वाले वक्त पे अपने पत्ते खोलेगी। लेकिन राकेश राठौर ने बांध में एक छेद कर दिया है। अब अगर उस छेद को समय पर नहीं ढका गया तो वो फटते फटते फैल के बहुत बड़ा छेद बन जाएगा और बहा ले जाएगा कई सारे लोगों को। पहले के ज़माने में आपने सुना होगा कि साधु संत जब बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती थी, बहुत तपस्या कर लेते थे, तब वो जिंदा समाधि ले लेते थे। आज भी कई सारे ऐसे किस्से कभी कभार सुनने को देश में मिल जाते हैं कि फला महात्मा ने जिंदा समाधि ले ली, 100-150 साल जिनकी उम्र हो जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम आपको एक नहीं दर्जनों समाधियां दिखाएंगे जिसमें जिंदा इंसान लेटे हैं। ये मामला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र का है, जहां किसान अपने खेतों के मुआवजे की खातिर समाधि में लेटे हुए हैं। कितनी विचित्र स्थिति है। जब सरकार सत्ता में नहीं आई थी तो उसने ये कहा था कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे तो इस योजना में जो किसानों की ज़मीन गई है उसका उचित मुआवजा दिलाएंगे। लेकिन 5 साल होने जा रहे हैं, ना तो सरकार का दिल पसीजा और ना अफसरों का। ये मामला आवास विकास परिषद से जुड़ा हुआ है,
जहां पर उसने मंडोला गांव में 4 गांव के किसानों की ज़मीन 2016 में आवास विकास की योजना थी उसके तहत अधिकृत किया था। 2614 एकड़ ज़मीन किसानों की ली गई और मुआवजा दिया गया 2010 के रेट पर। अब किसान ये कह रहा है कि साहब मुआवजा जब 4 गुना मिलना चाहिए और 2016 में ली गई ज़मीन तो उस दिन पे क्या रेट था उस आधार पर मिलना चाहिए। इस देश में अफसरों की बेईमानी जग जाहिर है। जहाँ से सड़क निकलेगी वहाँ पहले ज़मीन खरीद लेंगे, उसका मुआवजा अपने परिजनों के रिश्तेदारों के नाम पर ले लेंगे, लेकिन किसान को मुआवजा देने के नाम पर वो इतने किताबी घोड़े दौड़ा देते हैं कि उसकी ज़िंदगी उसी में तबाह हो जाए। पिछले 4-4.5 सालों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है आवास विकास परिषद के खिलाफ। कई सारे जिला अधिकारी बदले, कई और अधिकारी आए गए, नेता आए गए, आश्वासन देते रहे, लेकिन मामला हल नहीं होता है। अब किसानों ने वहाँ अपनी समाधि खुद खोद ली है और उस समाधि में लेटे हुए हैं। कितनी विचित्र स्थिति है। आप सोचिए कि आप कैसे लोकतंत्र में जीते हैं जहां सरकारें जनता के लिए ही काम करने के लिए कसम खाती हैं। बताइए 1100 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से उन किसानों की ज़मीन ली गई जहां आज 8000 रुपया प्रति मीटर की ज़मीन है। तो आप 8 गुने के अंतर को कैसे पाटेंगे। इससे अच्छा है किसानों की ज़मीन लूट ले सरकार खुलेआम, उनको एक चवन्नी ना दे, ज़बरदस्ती अधिग्रहण कर ले। शहरों का विकास अगर बहुत ज़रूरी है आवासीय व्यवस्था से लेकर औद्योगिक के लिए, तो जिसके पास जमा पूंजी बाप दादा की संपत्ति है, खेत खलिहान है, ज़मीन है, उसको आप इतना दीजिए कि उसको उसके बाल बच्चे, उसका भविष्य तो कम से कम ठीक से चल सके। बात संवेदनशीलता की है और नीति बनाने की है। बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति है कि जिस जनता के लिए जनता के द्वार पर सरकार का हम दावा करते हैं वो जनता खुद को पीड़ित महसूस करती है, दर्द में है, अपना घर बार छोड़कर मैदान में पड़ी हुई है, कब्र खोद के वहाँ लेटी हुई है। कोई खुशी से ऐसा काम करता है, कुछ पैसों की खातिर, अपने वाजिब हक की खातिर। हम उम्मीद करें कि चुनावी वक्त है, हो सकता है सरकार का दिल पसीजे, उसे अपना किया हुआ वादा याद आए, क्योंकि फिर अब वोट लेना है। इसी बहाने जो किसान समाधि में लेटे हैं वो बाहर निकलें, वो अपने घर जाएं, अपने बाल बच्चों के बीच रहें। भाजपा बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की पार्टी रही है। कई सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी का जब कहा जाए अवसान काल था, भाजपा का कोई नाम लेवा नहीं था, उस समय भी उन्होंने बीजेपी का झंडा बुलंद रखा। ये कुछ चेहरे ही पार्टी की पहचान रहे। विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव जीतकर सड़क से लेकर सदन तक भाजपा की बात रखी, उसका नाम जिंदा रखा। आज हम आपको बीजेपी के एक ऐसे ही चेहरे और विधायक से मिलवाएंगे जो गोरखपुर सदर सीट से लगातार विधायक हैं। उनका नाम है राधा मोहन दास अग्रवाल। राधा मोहन दास अग्रवाल उस पेड़ की जड़ों की तरह है जो नीचे ज़मीन के भीतर होती है, लोगों को दिखाई नहीं देती। बीजेपी के जो आज बटवृक्ष लोगों को दिख रहा है उसमें राधा मोहन जैसे तमाम सारे कार्यकर्ता, विधायक, नेताओं ने ज़मीन के नीचे रह के उसको थामने में बड़ी मदद की है। जब बीजेपी लगातार बुरे दौर में गुजर रही थी तब भी वो विधायक जीतते रहे, बनते रहे। 15 साल जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी विपक्ष में रही, सदन से लेकर सड़क तक लाठियां खाते रहे। 15 साल बाद जब बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई तो ऐसे दिग्गज नेताओं को भुला दिया गया। क्या यही राजनीति में किस्मत का खेल है कि जिन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए उन्हें उपेक्षित किया गया। लेकिन भाजपा को इसीलिए चाल चरित और चिंतन वाली पार्टी कही जाती है कि राधा मोहन दास अग्रवाल जैसे लोग उनके पास हैं जो मंत्री पद पाने न पाने के बावजूद बेफिक्र होकर जनमानस की सेवा में लगे हैं। वो पेशे से बच्चों के डॉक्टर हैं और बच्चे वैसे भी अपनी पीड़ा नहीं बता पाते, तो सोचिए जो उनका डॉक्टर होता है वो कितना समझदार और तीव्र बुद्धि का होता है कि जो बच्चे बोल नहीं पाते उनका दर्द कहाँ है
उनको परेशानी क्या है उसका जानकर उसका इलाज कर देता है। तो वो डॉक्टर गोरखपुर की जनता की नब्ज को ऐसे कस के पकड़े हुए है कि चाहे जितनी विपरीत आंधियां चलें, बीजेपी पूरे प्रदेश में चाहे अर्श से फर्श पे आ गई हो, लेकिन राधा मोहन दास अग्रवाल विधायक बनते रहे। अच्छा, इस विधायक के पीछे और कई किस्से हैं कि उनके यहाँ कोई ठेकेदार काम नहीं करना चाहता, क्योंकि विधायक जी कमीशन नहीं लेते, बेईमानी नहीं करते, पैसा लेना हराम समझते हैं। उनके यहाँ अगर सड़क बनाओगे तो सीसी सड़क 50 साल के लिए बननी चाहिए, उसकी गारंटी लेनी पड़ेगी। आज अधिकांश गोरखपुर पानी में डूब गया जब बाढ़ आई, लेकिन लोगों को कीचड़ से मुक्ति दिलाने के लिए राधा मोहन दास अग्रवाल ने अपनी विधायक निधि में 50-50 साल की सीसी सड़कें ऐसी बनवाई हैं जो न टूटेंगी न खराब होंगी। तो बीजेपी के पास ये सब अनमोल रतन है जो उसकी पूंजी है, लेकिन सत्ता में आने के बाद बहुत सारे लोग उपेक्षित हो जाते हैं, बहुत सारे नए चेहरे आ जाते हैं और पुराने लोगों को भुला दिया जाता है। लेकिन वक्त वक्त की बात है, स्थितियां फिर बदलेंगी, सूरज फिर निकलेगा, उजाला फिर फैलेगा। चूंकि अटल जी की पार्टी है, वो कहते हैं तो धैर्य रखने एक बार का विधायक गुजरात का मुख्यमंत्री बन जाता है। बीजेपी के लोकतंत्र में चमत्कार से भरा हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है। सियासत में अपनी बारी की लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लेकिन जो आज बीजेपी देश और प्रदेश में सत्ता के शिखर पर बैठी है, वो ऐसे ही लोगों के परिश्रम और खून पसीने से सींचे हुई मेहनत का नतीजा है कि इतना बड़ा वृक्ष बीजेपी के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आपको दिखती है। बहरहाल, एक साहित्यकार ने यह लिखा है कि जब चमन को ज़रूरत थी तो अपने लहू से हमने सींचा, अब बहार आई है तो कहते हो कि तुम्हारा काम नहीं। यूपी पुलिस के कारनामे एक से बढ़कर एक हैं। जिलों में जो खेल होते हैं वो उच्चाधिकारियों को कहां फंसा दें, इसका एक ताज़ा नमूना आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल को पिछले दिनों 2 दिनों तक हाई कोर्ट इलाहाबाद ने रोक के रखा। मामला मैनपुरी जिले की एक छात्रा की मौत से जुड़ा है। 2019 में नवोदय की एक छात्रा की मौत हुई थी, जिसकी जांच 4 एसपी और एक आईजी कर चुके हैं, लेकिन पीड़िता को और उसके परिजनों को न्याय नहीं मिला। मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने डीजीपी के खिलाफ स्ट्रक्चर पास करने का निर्देश दे दिया और कहा कि जब तक कहा नहीं जाएगा आप इलाहाबाद छोड़कर जाएंगे नहीं। डीजीपी कोर्ट में रोक लिए गए, शासन में हड़कंप मच गया, चारों ओर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनंद फानन में तत्कालीन एसएसपी और सीओ को निलंबित किया गया और थाना अध्यक्ष को। बात ये इंसाफ और नाइंसाफी की इसलिए है कि एक मामला हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया तो आज वो चर्चा में आया। कितने सारे ऐसे मामले हैं उत्तर प्रदेश में जो पुलिस के नीचे के अफसरों की लापरवाही, उदासीनता और जोर जबरदस्ती के कारण मर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। उनको कोई ना उनके पास संसाधन है कि वो कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ सके, ना उनको सहारा देने वाला कोई है। भला हो हाई कोर्ट का इलाहाबाद का, जिसने इस संवेदनशील मुद्दे को 3 साल बाद जिंदा किया। 4 एसपी अजय शंकर राय, अजय पांडे, अविनाश पांडे और अशोक कुमार, इन लोगों ने इसकी जांच की। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने भी इसकी जांच की, लेकिन दोषियों को कोई सजा नहीं मिली। आज हाई कोर्ट ने कहा कि 1 महीने में एसआईटी बनाइए और जांच करके दीजिए। डीजीपी अब हर हफ्ते इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। कानपुर जोन के एडीजी भानु भास्कर को इस एसआईटी का इंचार्ज बना दिया गया है। नीचे के अफसरों पर तो कार्रवाई कर दी गई। जो ये 4 एसपी वहां तैनात थे, उन पर कार्रवाई कब होगी? वो आईपीएस हैं, इसलिए छोड़ दिए जाएंगे। जो कमजोर और मुलायम गर्दन है वही काटी जाएंगी। यूपी पुलिस एक नहीं अनेक कारनामे ऐसे करती है जो बड़े अफसरों के लिए, डीजीपी के लिए, प्रमुख सचिवों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं।
लेकिन उनको क्या, वो तो जिले में अपना टाइम काटे, मस्ती किए, संसाधनों का उपभोग किए और चल दिए दूसरे जिले में। किसी को न्याय मिले या कोई मरे अपनी बला से। आज उत्तर प्रदेश में ये मामला एक नज़ीर है ऐसे पुलिस अफसरों के लिए जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो जनता की फरियाद नहीं सुनते, जो हर चीज़ को संदिग्ध देखते हैं। हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी इस ओर इशारा करती है कि सारे कुकर्मों का फल इसी जीवन में भोगना है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर एडिशनल एसपी दोषी है, सीओ दोषी, थानाध्यक्ष दोषी है, तो जिस मामले को लेकर मीडिया से लेकर तमाम सामाजिक संगठनों ने धरना दिया, शिवपाल यादव वहां पर पीड़िता के घर गए, उन्होंने मांग की, उन सारे अधिकारियों को क्यों छोड़ा जा रहा है? कम से कम सरकार अगर पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करना चाहती है तो यहाँ भी उसकी कार्रवाई में समानता दिखनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है, सिर्फ ये नहीं कि जो कमज़ोर है उसे मार दो और जो शक्तिशाली है उसे छोड़ दो। योगी सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त शासन और पारदर्शिता पर बड़ा जोर है, लेकिन ये खाली बयानों तक ही है। आपको आज हम आबकारी विभाग में एक ऐसी कार्रवाई से रूबरू कराएंगे जिसमें भ्रष्टाचार भी खूब हो रहा है, तबादले का उद्योग भी चल रहा है और पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि बुलंदशहर में जनवरी माह में कच्ची शराब से कई सारे लोगों की मौत हो गई थी, जहरीली शराब से। उस कांड में कई सारे इंस्पेक्टरों को, सिपाहियों को, सबको निलंबित कर दिया गया, लेकिन जिला आबकारी अधिकारी संजय त्रिपाठी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, खाली उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। और हद आप देखिए कि संजय त्रिपाठी को मुख्यालय जब अटैच किया गया तो वहाँ पर उनको कार्मिक का विभाग का चार्ज दे दिया गया, सहायक आयुक्त कार्मिक बना दिया गया, यानी कि जिस अफसर के खिलाफ जांच है वो अपनी जांच खुद ही करेगा और अपनी जांच पर खुद ही दस्तखत करेगा। विगत दिनों जो आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं संजय भूस रेड्डी ने 2 मामले पकड़े। एक अलीगढ़ में जो आसवनी है, यानी कि डिस्टिलरी शराब जहां बनती है, वहां पर शराब की तीव्रता बेहद कम पाई गई, यानी कि उसमें मिलावट हो रही थी, शराब में पानी मिला के बोतल बंद करके बेचा जा रहा था। वहां के आबकारी अधिकारी को निलंबित किया गया। फिर दूसरा नाम आया, संजय त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया। क्यों? जनवरी में एक घटना बुलंदशहर के मामले में। तो क्या विभाग अब तक सो रहा था 9 महीने से कि संजय त्रिपाठी को 9 महीने बाद निलंबित किया जाएगा? नहीं, इसके पीछे एक खेल है। खेल ये है कि आबकारी विभाग में ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक बहुत बड़ा उद्योग चल रहा है और उस उद्योग में ये आरोप है कि अपर आयुक्त प्रशासन दिव्य प्रकाश गिरी और एसी कार्मिक संजय त्रिपाठी मिलकर करोड़ों का खेल कर रहे थे। और ये खेल किसके लिए हो रहा था सब लोग जानते हैं। संजय भूस रेड्डी उत्तर प्रदेश के ईमानदार अफसरों में माने जाते हैं। तबादलों का खेल जब कहते हैं पाप का घड़ा भरते 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 एकदम मुंह तक आ गया तो वो फूट गया। और ये बात अपर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय को भी पता चली। उसके बाद तबादलों पर बदनामी ज़्यादा होगी, लिहाजा पुराने मामले खोजे गए और उस बुलंदशहर की घटना जो जनवरी में हुई थी 9 महीना पहले, उसमें अब संजय त्रिपाठी को निलंबित किया गया। आबकारी विभाग के अफसरों के पास करोड़ों करोड़ की अकूत संपत्ति है, लाखों करोड़ों रुपया ये ओवर रेटिंग से कमाते हैं जब जिलों में तैनात रहते हैं और जहां भी जाते हैं पैसे के दम पर हर जांच को दबवा देते हैं। संजय त्रिपाठी इस विभाग का ऐसा ही एक अफसर है जिस पर जब मीडिया में खबरें आ रही थी तब भी सरकार ने कार्रवाई नहीं की थी। आज अपनी लाज और साख बचाने के लिए और उस उद्योग को छुपाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। तो किस तरह से शासन में चीज़ें चल रही हैं अंदर खाने, पर्दे के पीछे कितने बड़े बड़े खेल होते हैं ये आप देखिए। भ्रष्टाचार आबकारी विभाग में पराकाष्ठा पर पहुंच गया है
और जिस तरह से वीकेंड के समय शनिवार और रविवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में शाम होते ही ओवर रेटिंग का धंधा शुरू होता है, वो अफसरों की करोड़ों की अरबों की कमाई का साधन बना हुआ है। तो मौतें होंगी, होती रहें, अफसरों को और मंत्रियों को इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनकी जेब गर्म रहनी चाहिए, उनको माल मिलते रहना चाहिए। तो कम से कम आज इस बात के लिए संजय भूसरेड्डी की इस मामले में तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने विभाग में जब ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हो, दलदल हो गया हो, उसमें से कुछ ऐसे गंदे लोगों को, दागियों को पकड़ के चिन्हित करके उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है। राजनीतिक व्यक्ति को हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। अफसर तो इस सरकार में नहीं, अगली सरकार में फिट हो जाएगा, लिहाजा वक्त रहते फोड़ा फुंसी का इलाज जरूरी है, वो नासूर न बने। तो भ्रष्टाचार पर संजय भूसरेड्डी की इस कार्रवाई की सराहना होनी चाहिए। बहरहाल सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन के दावों के बीच इस सप्ताह इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।